हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आज हम भारत के अफवाह तंत्र में गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गंगा नदी है, उसकी नदियों को दो शाखाओं में विभाजित किया गया था। एक तो बायां भाग, एक दायां भाग। तो बाएं भाग की नदियां कौन कौन सी है? बाएं भाग में जो नदियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में है। तो ये कौन कौन सी है? रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये 5 नदियां हैं वो है। ये 6 नदियां हैं वो बाएं भाग की नदियां हैं, और दाएं भाग की नदियां हैं वो मैदानी क्षेत्र की नदियां हैं। इनमें दाएं भाग में कौन कौन सी है? यमुना, तमासा, करमनासा, सोन और पुनपुन नदियां हैं। तो हम सबसे पहले यमुना नदी के बारे में देखेंगे। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम है वो उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड, और इसे दूसरे नाम से टिहरी, गढ़वाल, बंदर, पूंछ, यमुनोत्री, हिमनद इनके नाम से भी जाना जाता है। और इनका यमुना नदी का प्रवाह है वो प्रवाह होता है, ये सबसे पहले उत्तराखंड में प्रवेश करती है, और उत्तराखंड से ये हिमाचल प्रदेश में, फिर हरियाणा और दिल्ली से ये यूपी में प्रवाहित होती है, और यूपी में प्रवाहित होने के बाद में ये इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी की लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है, और निकास होता है वो बंगाल की खाड़ी में होता है यमुना नदी का। अब यमुना नदी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो यमुना नदी है वो दिल्ली में, यमुना नदी के निकट राजघाट यानी गांधी जी का समाधि स्थल है, उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। शांतिवन, शक्ति स्थल और विजय घाट है। तो दिल्ली में है, यमुना नदी के पास में है राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल और विजय घाट। ये चारों के चारों है, ये दिल्ली के अंदर यमुना नदी के निकट स्थित है। इसके बाद में दिल्ली में यमुना नदी पे 125 साल पुराना लोहे का पुल बना हुआ है। तो ये कौन से 125 साल लोहे का पुल बना हुआ है, पुराना पुल है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है बेतवा और केन नदी को जोड़ने के लिए नदी जोड़ो अभियान के तहत बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट बनाया गया था, और ये परियोजना है वो बनने से पहले एमपी के सूखा क्षेत्र बुंदेलखंड में जलापूर्ति होगी। इस परियोजना मतलब ये जो बेतवा केन परियोजना है, इस परियोजना का बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एमपी के सूखा क्षेत्र है वो बुंदेलखंड, उसमें जल की आपूर्ति की जाएगी इससे। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। तो माता टीला परियोजना कहाँ स्थित है? बेतवा नदी के ऊपर स्थित है, और यह एमपी व यूपी की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? माता टीला परियोजना, वो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। अब इसके आगे गंगा की हम सहायक नदी में सोन नदी पढ़ेंगे। तो सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत में अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी वो निकलती है। मध्य प्रदेश और यूपी में बहने के बाद बिहार में पटना के पश्चिम में गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी है वो यूपी और एमपी में बहने के बाद में बिहार है, बिहार की राजधानी पटना के पश्चिम में गंगा में मिल जाती है ये, और ये गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी रिहंद है। तो रिहंद किसकी नदी है? सहायक नदी है, ये सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना है, और ये यूपी और एमपी तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो बाणसागर परियोजना क्या है? बाणसागर परियोजना वो सोन नदी पर बनी हुई है, और यूपी, एमपी तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में रामगंगा नदी आती है। रामगंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में गढ़वाल जिला है, उसके निकट गैरसन की पहाड़ियों से ये नदी है वो निकलती है। तो रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में गढ़वाल जिला है, उसके पास में गैरसन की पहाड़ियाँ हैं, उससे ये रामगंगा नदी निकलती है। इसके आगे शिवालिक हिमालय को पार कर यूपी में कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी है वो शिवालिक हिमालय को पार कर यूपी में कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी के निकट देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट हेमिस
जो देश की पहली बाघ परियोजना चलाई गई थी, देश की पहली बाघ परियोजना कहाँ चलाई गई थी? ये चलाई गई थी राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट हेमिस में। उसके बाद में आता है गोमती नदी। तो गोमती नदी के बारे में हम जानेंगे। यह नदी है वो यूपी में फुल्लर झील से निकलती है और यूपी में जौनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। तो गोमती नदी के बारे में क्या है? गोमती नदी है वो यूपी में फुल्लर झील से निकलती है और फिर यूपी में जौनपुर के निकट गंगा में ये नदी है वो मिल जाती है। उसके आगे है घाघरा नदी। घाघरा नदी है वो नेपाल में मामपचा चुंगो हिमनद से निकलती है। तो घाघरा नदी है वो कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। और नेपाल में किस स्थान से निकलती है? मामपचा चुंगो हिमनद से ये निकलती है। और फिर बिहार में छपरा के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसके आगे तिल्ला, चेती, बेरी तीनों धाराएं नेपाल में मिलने के बाद शीशा पानी के निकट घाघरा नदी गहरा गार्ज बनाती है। तो गहरा गार्ज घाघरा नदी है वो गहरा गार्ज कहाँ पे बनाती है? ये है शीशा पानी के निकट बनाती है ये नेपाल में। और घाघरा नदी की सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो काली नदी है और इसे उत्तराखंड में शारदा और यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है। तो घाघरा नदी है, घाघरा की सबसे मुख्य सहायक नदी कौन सी है? वो है काली नदी। और काली नदी है इसे उत्तराखंड में तो शारदा नदी के नाम से जाना जाता है और यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और सरयू नदी है इसके निकट है अयोध्या है। इसके आगे शारदा नदी पर उत्तराखंड में टनकपुर परियोजना बनाई गई। यह नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। टनकपुर परियोजना क्या है? टनकपुर परियोजना है वो शारदा नदी पर बनाई गई थी, उत्तराखंड में बनाई गई थी ये परियोजना और इसके तहत नेपाल और भारत की ये संयुक्त परियोजना है। इसके आगे आती है गंडक नदी, जिसे नारायणी नदी भी कहते हैं। तो ये गंडक नदी है, इसका निर्माण है वो काली गंडक और त्रिशूल गंडक दो धाराओं से होता है। तो गंडक नदी का निर्माण किन दो धाराओं से होता है? एक तो काली गंडक और त्रिशूल गंडक, इन दोनों धाराओं से गंडक नदी का निर्माण होता है। ये गंडक नदी है वो चंपारण बिहार से भारत में प्रवेश करती है। गंडक नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? चंपारण बिहार से। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके आगे पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी है वो चंपारण बिहार से भारत में प्रवेश करती है और पटना के निकट ये गंगा में मिल जाती है। और यह नदी है वो धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच में प्रवाहित होती है। अब इसके आगे है कोसी नदी। कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी का निर्माण है वो 7 धाराओं के मिलने से हुआ है, अतः इसे सप्तकोशी कहते हैं। तो कोसी नदी है, इसे सप्तकोशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण है वो 7 धाराओं से मिलकर हुआ था, इसलिए इसका नाम सप्तकोशी पड़ा था। और मुख्य शाखा को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत में गोसाईनाथ से निकलती है। इसकी जो 7 धाराएं हैं इसमें से मुख्य शाखा है, उस मुख्य शाखा को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। और ये अरुण नदी है वो तिब्बत में गोसाईनाथ से निकलती है। नेपाल में इसके पश्चिम से सनकोशी व पूर्व से तामुरकोशी नदी आकर मिलती है। तो कोसी नदी है वो कोसी नदी को नेपाल में है, कोसी इसके पश्चिम में तो सनकोशी नदी और पूर्व में तामुरकोशी नदी आकर मिलती है। बिहार में कुर्सेला के निकट गंगा में मिल जाती है ये नदी है जी। मार्ग बदलने के कारण प्रतिवर्ष इस नदी में बाढ़ आती है, अतः इसे उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी या सप्तकोशी नदी को कहते हैं, क्योंकि इस नदी में ये नदी मार्ग बदलती है। मार्ग बदलने के कारण प्रतिवर्ष यहाँ पे बाढ़ आ जाती है और इसी कारण इसे उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी पर हनुमान सागर बैराज बनाया गया है। उसके आगे है महानंदा नदी। महानंदा नदी में क्या है? यह नदी है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिलने वाली ये पूर्वी नदी है, बाकी पश्चिम से मिलती है। महानंदा नदी है वो ये पूर्वी नदी है गंगा में मिलने वाली।
इसके आगे आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम क्या है? यारलंग सांगपो सापो। इसे तिब्बत में कहते हैं, मतलब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? यारलंग सांगपो सापो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग सिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग दिबांग और लोहित, इन तीनों को मिलाकर ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है और इसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम है, वो उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, चिमयुंगडुंग हिमनद के पास से ये इनका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। प्रवाह होता है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये तिब्बत में प्रवाहित होती है। तिब्बत से ये भारत में और भारत से ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बांग्लादेश से प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की, वो 2900 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई है वो 916 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी है, यह नदी अपने उद्गम से 1200 किलोमीटर तिब्बत में पूर्व की ओर अनुदैर्ध्य क्रम में बहती है। फिर नामचा बरवा के निकट यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है नामचा बारवा के निकट यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसमें दिबांग और लोहित नदी मिलने के बाद असम में यह नदी है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में 750 किलोमीटर बहने के बाद बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। उत्तरी बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में पद्मा नदी के मिलने के बाद मेघना कहलाती है ये नदी। उसके आगे बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। वो सब विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सदियों से असम में धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 का दर्जा दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का असम घाटी में दक्षिण पश्चिम में वेग कम हो जाता है, अतः ये कई द्वीपों का निर्माण करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम घाटी में दक्षिण पश्चिम में चलने पर इसका वेग कम हो जाता है, ये याद रखना है। उसके आगे असम में यह नदी सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली का निर्माण करती है। तो माजुली द्वीप कौन सी नदी के किनारे है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। 2016 में इसे गिनीज बुक में शामिल किया गया। इसे असम का 35वां जिला बनाया गया था। थैंक यू।